नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। क्या अपने देश में मुसलमानों को अपना नेता मिल गया है? क्या सब मुसलमानों ने मिलकर के उन सेकुलर पार्टी को ठेंगा दिखा दिया है जिन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम वोटर को अपने इर्द गिर्द घेर रखा था? उनके बीच से कोई नेतृत्व नहीं उभर रहा था। जो हालात बन पाए थे, कहते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद जो आजादी के आंदोलन के नायक थे, उसके बाद से मुसलमानों ने इस देश में किसी एक व्यक्ति को अपना नेता नहीं माना। किनको नेता माना? बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द मुस्लिम वोटर्स घूमते रहे, मुस्लिम आबादी घूमती रहे। उसके बाद वक्त आया समाजवादी धड़े के नेताओं का, जिसमें बीपी सिंह हो या मुलायम सिंह यादव हो या तमाम नेता हो, समाजवादी धड़े की राजनीति करने वाले लोग हों जो कांग्रेस पर सांप्रदायिकवाद का आरोप लगा करके मुस्लिम वोटर को अपने इर्द गिर्द घेर दिया हो। तमाम दंगों पर जो मुसलमानों के बचाव में जो आना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को या समाजवादी पार्टी को, वो नहीं आया। इसकी वजह से मुस्लिम उन छोटे छोटे अलग अलग दलों के आसपास सिमट गए। कोई मुस्लिम नेता नहीं उभर पाया। इस देश की जो सबसे बड़ी सच्चाई है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के बाद से कोई एक ऐसा नेता नहीं निकला जिसको पूरे देश के मुसलमानों ने अपना नेता माना हो। अब पहली बार हो रहा है, इस सवाल का जवाब मिल रहा है। दरअसल मुंबई से महाराष्ट्र से जो चुनाव नतीजे आए हैं, AIMIM के पक्ष में जो नतीजे आए हैं, 125 पार्षद जीत आए हैं महाराष्ट्र से। 8 तो मुंबई में ही जीत आए हैं BMC के चुनाव में मुस्लिम पार्षद। ये पहली बार हुआ है एक पार्टी के हक में बिहार से लेकर मुंबई तक, महाराष्ट्र तक मुसलमानों ने वोट दिया है। और वो पार्टी मुस्लिम पार्टी है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उसे मुस्लिम ने अपनाया है। हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी रहने वाले हैं, उनका जिस ढंग से प्रभाव बढ़ा है वो वास्तव में कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी धड़े की राजनीति करने वाले तमाम दल हो, उन सब के अंदर घबराहट पैदा करने वाली है। उद्धव ठाकरे जो शिवसेना में सिर्फ इसलिए अलग हो गए थे कि उनको सेकुलर वोट चाहिए था, मुसलमानों को वोट चाहिए था। उन्होंने ऐसे खाद पानी से भरा था अपनी पूरी पॉलिटिक्स को हाल के दिनों में कांग्रेस के पास आ जाकर के महाविकास अघाड़ी के नाम पर, कि कई मुस्लिम उनको वोट तो दे गए, लेकिन एक सच सामने निकल के आया इस चुनाव से, इस महाराष्ट्र के नगर निकाय के चुनावों से, कि मुसलमानों में ये जागृति आई है। मुंबई के अबू आजमी के समाजवादी पार्टी से बाहर निकल करके AIMIM को चुनना शुरू कर गई है। कहा ना, 125 पार्षद जीत के आए हैं AIMI के। और 2 ऐसी नगर पालिकाएं हैं जहां मुस्लिम मेयर इसलिए बनने वाले हैं क्योंकि AIMI मैदान में मौजूद थी। आपको बता दूं, ये चुनाव नतीजे तो असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी अचरज वाली बातें हैं। उन्होंने दक्षिण महाराष्ट्र के इलाके में चुनाव प्रचार नहीं किया था। उनको नहीं लग रहा था ऐसा कुछ होने जाना है मालेगांव या बाकी इलाके में, उनको लोग टूट कर वोट करने वाले हैं। 30% स्ट्राइक रेट है। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के बाद महाराष्ट्र के इस नगर निकाय के चुनाव में अगर किसी पार्टी का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है, जितने कैंडिडेट खड़े किए हैं उसमें से 30% सफलता मिली है। बहुत बड़ी सफलता है। भारतीय कहीं नहीं ठहरती। उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या आपकी स्थिति बता दो मनसे की स्थिति 1%, NCP शरद पवार की पार्टी 1% स्ट्राइक रेट। तो जो हालात है उन सब के बीच में 125 पार्षद जीत के आ जाना AIMI का, जबकि वहां पे एक इस्लामिक पार्टी अलग से खड़ी है मैदान में, उन सब से मोह भंग होते हुए कहते हैं मुंबई की पूरी मुस्लिम पॉलिटिक्स अबू आजमी के हिस्से में थी। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के बड़ा नेता वहां इसलिए गिने जाते थे कि वो कहते थे मुंबई पे वो राज करते हैं। उनको भी बड़ा झटका लगा है। AIMI को पहली बार मुस्लिम आबादी ने इस कदर कबूला है कि लगता है मौलाना अबुल कलाम आजाद के बाद से पहला कोई बड़ा नेता आया है, मुसलमानों को पूरे देश में उसे स्वीकार किया है। हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी को सफलता मिल रही, कहां मिल रही है? बिहार में मिल रही है। लगातार दूसरी बार मिल रही है, दूसरे विधानसभा में मिल रही है। 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के 5 विधायक जीत के चले आए थे। बड़ी अचरज की बात थी। हैदराबादी मुसलमान को कैसे लोग कबूल कर रहे हैं? बिहार के लोग, सीमांचल के लोग, सीमांचल में सबसे बड़े नेता के तौर पे निकले थे। और उसको रिपीट किया फिर से। जो 5 विधायक जीत के आए थे उसको आरजेडी ने तोड़ लिया था, उनको टिकट नहीं दिया असदुद्दीन ओवैसी ने। इस बार उन सबको फिर आरजेडी ने दिया, या जहां जहां टूट के गए थे वहां उन पार्टियों ने दिया। इस बार नए उम्मीदवार खड़े किए अलग अलग अपने हिसाब से, जो उनको छोड़ गए तो उन्हें नहीं। फिर से दोबारा बिहार की जनता ने, सीमांचल की जनता ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 5 विधायक जिता के दिए हैं। आप समझ सकते हैं 24 विधायक मुस्लिम बहुल इलाके से आते हैं, उसमें 5 असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के हैं, AIMIM के हैं, उस जिसकी राजनीति पूरी हैदराबाद के इर्द गिर्द घूमती थी।
उनके आसपास पूरी देश की मुस्लिम आबादी घूमने लगी है। सारे वोटर घूम, जितनी पॉलिटिक्स होती थी, बड़े बड़े लोग अलग अलग दलों में जुट करके, कहते हैं बहुत समय तक कार सेवकों पर गोलीबारी की वजह से लोग मुल्ला मुलायम करके मुलायम सिंह यादव को संबोधित करते थे। सिर्फ कार सेवकों को गोली ही नहीं चलाई थी उनकी सरकार ने, बल्कि मुसलमानों के हित में उन्होंने इतना ज्यादा काम किया था कि लोग मानने लगे थे कि जब कोई भी बात आएगी, किसी फैसले की बात आएगी, तो प्रायोरिटी मुस्लिम को मिलेगी, मुलायम सिंह के सरकार के रहते हुए। यही काम अखिलेश यादव ने भी किया। समाजवादी पार्टी का जो असर है, उस असर पे भी कुठाराघात हो रहा है एएमआई के इस अभ्युदय से। मुंबई का हाल आपको जैसे ही बताया, बिहार में लोग आंख मूंद के मानते थे लालू यादव मुसलमानों के पैरवीकार है। इस बार बिहार विधानसभा में जिस ढंग से झटका लगा है आरजेडी को, जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू वहां जीत के चली आई है, मुसलमानों को घेर लिया अपने हिसाब से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने। वहां जैसे 5 सीटें जीत गए, 24 सीटों पर इतना कारगर असर आया है कि बिल्कुल भूल गई पॉलिटिक्स, पूरी तरह से याद नहीं आ रहा है कि कैसे करें पॉलिटिक्स आने वाले दिनों में। और इसका असर सीमांचल का असर कहते हैं अब जाकर के पश्चिम बंगाल में दिखने वाला है। पश्चिम बंगाल बिल्कुल बॉर्डरिंग इलाका है जहां से असदुद्दीन ओवैसी के बिहार में जीत के आए हैं, कटिहार का, पूर्णिया का इलाके से जीत के आए हैं, सीमांचल के उस इलाके से। कहते हैं अगला प्रयोग इस मार्च अप्रैल में असदुद्दीन ओवैसी का प्रयोग है पश्चिम बंगाल में। पिछली बार भी उन्होंने 2021 में भी प्रयोग किया था, लेकिन वो प्रयोग सफल इसलिए नहीं हुआ था, उनको मुकम्मल आधार नहीं मिला था। वो बंगाली नहीं बोल पाते हैं और बंगाली नहीं बोल पाने का हर्जाना उन्हें चुकाना पड़ा था। सीमांचल में मौजूदगी के बावजूद भी पश्चिम बंगाल में उन्हें 0 मिला था, सीटों की संख्या शून्य रही थी। लेकिन कहते हैं इस बार ममता बनर्जी की पार्टी के हुमायूं कबीर उनके लिए मैदान बना रहे हैं। वहां बाबरी मस्जिद बन रहा है मुर्शिदाबाद के इलाके में, और हुमायूं कबीर अपनी पार्टी बना ली है, जनता यूनियन पार्टी, और उसका अलायंस वो करना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी से। मतलब इस बार साफ है कि 2026 के मार्च अप्रैल में चुनाव नतीजे आएंगे पश्चिम बंगाल में, उसमें पश्चिम बंगाल की विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की मौजूदगी दिखेगी। इतना ही नहीं, बदरुद्दीन अपने हिसाब से असम की राजनीति करते हैं। इस बार कहते हैं पश्चिम बंगाल के नाश्ते ओवैसी वहां पहुंचेंगे। बदरुद्दीन की स्थिति थी कि केवल असम के मुसलमानों को स्वीकार करते थे, बंगाली मुसलमान नहीं स्वीकार करते थे। ये बात सच्चाई, पश्चिम बंगाल में कोई राजनीति नहीं चलती थी। अब जिस ढंग से एआईएमआई अपने को सुदृढ़ करते लेती आई है, हैदराबाद से निकली हुई, जब फतह किया बिहार में, बिहार के बाद जब मौका आया बीएमसी में फतह किया महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के 29 में से 25 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एआईएमआई के उम्मीदवार उतरे और उसमें से अजीब तरीके से 125 जीत गए हैं पार्षद। तो ये मजबूत दखल है पश्चिम में दे दिया, पूरब में बढ़ रहे हैं, पूरब में पहले ही, पूरब अगर बिहार को माने, और कहते हैं बंगाल के बाद उनका असली निशाना उत्तर प्रदेश में होने वाला है। कहते हैं घबराहट है। असदुद्दीन ओवैसी के सफलता के पीछे एक बड़ी वजह है उनका बड़ा बैलेंस रहना, संविधान को जानना। वो बार बार कहते हैं, हाल के दिनों उनका बयान बड़ा लोकप्रिय रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि हिजाब पहनी हुई लड़की भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, क्योंकि संविधान में इसका इंतजाम है। संविधान में ये कहा नहीं गया है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किस धर्म का बनेगा, किस वर्ण का बनेगा। भले ही राहुल गांधी पॉकेट में गुटखा संविधान रख करके संविधान के बचाने की शपथ खा रहे हों, लेकिन उसका व्यावहारिक तरीके से जो इस्तेमाल कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, और उन पूरी जानकारी जो संविधान की, उनके कायदे कानून की जानकारी बड़ा अद्भुत है। उनको कहीं कोई घेर नहीं पाता है। कहते हैं कि मुस्लिम नेताओं की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि टंग ऑफ स्लिप की वजह से उसे कोई ना कोई घेर लेता है। और जब मैदान में भारतीय जनता पार्टी जैसी हिंदूवादी पार्टी मौजूद हो, जिस दौर में आरएसएस का प्रभाव बढ़ रहा हो, उस वक्त में मुस्लिम नेता या मुस्लिम हिमायती कोई नेता अपनी बातें करे, लंबी लंबी तकरीर करे, तहरीर दे, उसमें से कोई ऐसी बात ना निकले जिसके आधार पर उसे घेरा जा सके, राष्ट्र विरोधी बताया जा सके, ये अपने आप में कमाल की बात है। कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो विदेश भेजे गए सांसदों में जो सबसे शानदार काम किया है मोदी सरकार की ओर से, वो असदुद्दीन ओवैसी ही हैं। विदेशों में जाके जिस हिसाब से बैटिंग की है, राष्ट्रीयता का बोध कराया है, वो बार बार राष्ट्रीयता से फिसलते ही नहीं, हटते ही नहीं। वो कहते हैं इसी आइन के अंदर, इसी संविधान के अंदर मुसलमानों को हक दिला के रहेंगे या फिर उनको प्रतिनिधित्व दिला के रहेंगे। ये खासियत है उनकी। कहते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद जिन दिनों में पॉलिटिक्स किया करते, शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उनके पास भी ये हुनर था। वो टंग ऑफ स्लिप नहीं करते थे, बड़ी होशियारी से वो भाषण दिया करते थे, बड़ा संभल के बातें किया करते थे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो कमाल कर रखे हैं, जहां बोलना शुरू करते हैं वहां घेरना उतना ही मुश्किल हो जाता है असदुद्दीन ओवैसी को। असदुद्दीन ओवैसी का उभार इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है
और अब तक इस मुस्लिम आबादी के अंदर से कोई नेता नहीं उभर पाया था। इसके पीछे बड़ी वजह बताते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है, हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था है, ज्यादातर लोग तो धर्मांतरित हैं भारत की धरती पर, उनके अंदर वर्ण बड़ा काम करता है। अब तक अगड़े वर्ग के लोग ही मुस्लिम नेता के प्रतिनिधि तौर पर आए थे और उनसे जो अंसारी तबका है या पिछड़ा तबका है अपने को अटैच नहीं कर पाता था। कहते हैं पासवानदा मुसलमानों का बहुत बड़ा आधार है, और जब भी उत्तर भारत में मुस्लिम राजनीति की बात होती है तो पासवानदा और अशरफ के बीच बटाया करता है, अगड़े और पिछड़ों के बीच मुस्लिम बटाया करते हैं। इसलिए किसी एक बड़े मुस्लिम नेता को उभर पाना भारत की राजनीति में अब तक मुश्किल रहा है। चूंकि पृष्ठभूमि असदुद्दीन ओवैसी की हैदराबाद की रही है और हमेशा वो बात करते हैं एकीकरण की, इस्लाम की बात करते हैं, जिसमें भाईचारे की बात है, अगड़े पिछड़े का कोई मतलब, कोई नाता रिश्ता नहीं है। उनके भाषणों में अगड़े पिछड़े क्या, पासमानदा या अशरफ मुसलमान क्या, महिलाओं को भी तिरोहित अंदाज में नहीं देखा जाता, उसको भी आगे लाने की बात करते हैं। जब असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि आने वाले दिनों में ये देश हिजाब वाली किसी महिला को प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा हुआ देखेगा, इसका मतलब उनके अंदर बिल्कुल क्लियर है। जिस हिसाब से महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ रहा है तो उसको भी अछूता नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो छोड़ना नहीं चाहते हैं जहां जहां अटैक हो रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टी अब तक बांध रखी थी मुसलमानों को अपने पास, उन सबको निशाने पर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अब तक मुसलमानों के लिए क्या किया, समाजवादी पार्टी ने अब तक मुसलमानों के लिए क्या किया, आरजेडी ने मुसलमानों के लिए क्या किया, या फिर अन्य अन्य दलों ने मुसलमानों को क्या कुछ किया, उसका एक ग्राफ लेके चलते हैं हमेशा। कहते हैं इन सब ने मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। अगर बेवकूफ नहीं बनाया होता तो इस देश में मुसलमानों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर नहीं होती, उन बदहाल स्थिति ऐसी नहीं होती, उनके अंदर साक्षरता का दर कम नहीं होता। तो अपने हिसाब से असदुद्दीन ओवैसी लगातार मुसलमानों में बदलाव की बात कर रहे हैं, उसका नेतृत्व ग्रहण करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल लग रहा है कि लंबे समय के बाद, आजादी के तकरीबन 75 साल के बाद ये नौबत आई है कि भारत के मुसलमानों ने ओवैसी को या एक ऐसे नेता को अपना नेता मानना शुरू किया है जिसकी क्राइसिस थी। अब तक ऐसा कोई नेता नहीं उभर पाया था दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले इस देश में कि कोई मुस्लिम नेता आए जिसकी आवाज पर सब एक पैर पर खड़े हो जाए। जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुओं के नेता के तौर पर उभरे हैं, ठीक उसके पैरेलल ये दौर ऐसा है जब असदुद्दीन ओवैसी को उभरने का मौका मिला है। उन्होंने इसे साबित किया है कि हाँ, वास्तव में वो मुसलमानों के हित रक्षक हैं। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।